दोस्तों जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ लड़की का दूसरा भाग। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें खरीद कर दे दिए। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी घर पहुंची और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चू चू करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभा रहा था। उसे उन चीजों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। वो सोच रही थी कि सुंदरी के जूते अच्छे हैं, लेकिन उसमें ऐसे फूल कहाँ हैं। ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी न होंगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलौंग भरी और अपनी माँ के पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेबसी छिपी हुई थी, मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने मुस्कराकर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वो देखो माँ कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ देखा और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे ना? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में सुपाकर रख दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। ये स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज है। रुक्मिणी अब इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तवाजो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वो उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज जब वो शुभ दिन संयोग से आया तो वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मोरा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं था। वह अपने आंसुओं को किसी तरह न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाजें आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ। मुझे अभी वहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ न हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊंगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसकी हर खुशी को पूरा करूंगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफा बॉन्द दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। ये कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखें में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चलने लगे तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया।
उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको भला करे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बौकी साज धज और आंखों में खुशी थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखती और ललचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वो गरीब लड़की न रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से शैशवोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एक दम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपये रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी, ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। दोस्तों, इसका अगला भाग अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।